अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्तार अहमद। आज हम एक्चुअल में कहानी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। नौजवानों का मुस्तकबिल मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो होगी। गुर्बत का खात्मा करता होगा। एक बार मौका दीजिए। आप गुलामों की जिंदगी गुजारे, आगे बढ़ें। आप नोटा पे डालो, मैं ही जीतूंगा। आप गाड़ी पे, कार पे डालो, मैं ही जीतूंगा। The election debate that India needs. किस तरह इन दोनों मुल्कों में धांधली होती है, किस तरह जो आवाम जो लोग हायर करती है यानी सियासतदानों को वोट कास्ट करती है, इसके बाद जो सियासतदान जो है वो किस तरह अपने ज़मीर को बेचते हैं। ऐसा आप लोगों ने पाकिस्तान में सुना होगा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सियासतदान जो अपना ज़मीर बेच देते हैं और लोटा बन जाते हैं। लेकिन कहानी इंडिया की भी मुख्तलिफ है। इंडिया के अंदर जो है कहानी ऐसी ही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग अपने ज़मीर को बेचते हैं, इंडिया के अंदर जो है सियासतदान वो भी अपने ज़मीर को बेचते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक्चुअल में प्रोसेस बताएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। ईवीएम मशीन में किस तरीके से धांधली होती है। You know, doubts about the tampering of the EVMs. अगर आप ईवीएम मशीन के अंदर हार्डवेयर को निकाल लेते हैं और इसके बाद एक अलग से अपनी हार्डवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, उस हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करने के बाद मान लिया कि बहुत ज़्यादा लोग जब एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं और इसके बाद कोई भी शख्स जो है अलग पार्टी को वोट देगा, वो सारे के सारे वोट जो है वो एक ही पार्टी में कास्ट होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि दो पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी है। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया है लेकिन उस मशीन के अंदर इस तरीके से हार्डवेयर इंस्टॉल की गई है कि जितने भी लोग कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन जो सारे के सारे वोट जो है वो प्रॉपर तौर पे जो कास्ट होंगे वो बीजेपी के पास कास्ट होंगे। ये कहानी नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ मुलाजिमीन ने एज सैंपल के तौर पे जारी की थी कि ईवीएम मशीन को किस तरीके से हैक किया जाता है। अब सवाल सबसे पहले ज़हन में ये आता है कि क्या ईवीएम मशीन को चुराना बहुत आसान है या ईवीएम मशीन खुद से बनाई जा सकती है। राजस्थान में जब इलेक्शन होते हैं 2021 में, तो इलेक्शन से एक दिन पहले मशीन को चुरा लिया जाता है। राजस्थान में हाईवे पर मिली ईवीएम। हाईवे किनारे लावारिस ईवीएम मिलने से कैसे हड़कंप मच गया। और मशीन को चुराने के बाद जो है बाकायदा तौर पे एफआईआर भी दर्ज होती है। ये कहा जाता है कि मशीन जो है वो चुराई गई और इसके बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यानी ईवीएम मशीन में आसानी से जो है वो धांधली हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। पाकिस्तान में इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू होते हैं, यानी कागज के थ्रू होते हैं। बैलेट पेपर दो फॉर्म दिए जाते हैं, एक फॉर्म 45 और एक फॉर्म 47। मान लिया कि एक हल्के के अंदर 200 पोलिंग स्टेशन है और हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 जो है जारी होता है। अब फॉर्म 45 में एक हल्के के अंदर जो एक पोलिंग स्टेशन होता है वहां से जारी होता है और इसके बाद प्रॉपर तरीके से वोट कास्ट किए जाते हैं कि इस शख्स को, फलां शख्स को इतने इतने वोट मिले। और ये सारे के सारे फॉर्म 45 इकट्ठे होकर ये आरओ के पास जाते हैं और आरओ के पास जब जाते हैं तो वहां से फॉर्म 47 एक डेवलप होता है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जारी करता है कि ये शख्स एमएनए बना है, ये शख्स एमपीए बना है। सबसे ज्यादा जो आसान तरीके से धांधली होती है बैलेट पेपर के थ्रू होती है। बैलेट पेपर के थ्रू पाकिस्तान में इस बार जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, बाकायदा तौर पे बहुत ज्यादा वीडियोस भी जारी की गई। जीतने वाले उम्मीदवारों के कारकुन इलेक्शन से मुतमईन है तो कुछ ने इल्जाम लगाया कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। कुछ और दिखा रहा था, अभी कुछ और दिखा रहा है। मामला तय करके हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन सही नहीं हुआ है। इसके बाद पीटीआई के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सीटें जीते। उन्होंने बाकायदा तौर पे क्लेम भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो इन्होंने धांधली की है। लेकिन इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आती है और बाकायदा हर बच्चा ये कहता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को जो रिजल्ट है वो आपस में मैच नहीं करता। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेबसाइट पर डाला ये फॉर्म 47 है, जब उनको मिलाया फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को, तो जमीन आसमान का फर्क था। ये कौन सी इलेक्शन है? क्या जरूरत थी ये इलेक्शन करवाने की जो इन्होंने इलेक्शन करवाए? मजाक हो रहे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के एक सहाफी हामिद मीर बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट बहुत कम पड़ा और तंजिया तौर पे ये कहा कि 9 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट डाला और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक अलग से हुकूमत नवाज शरीफ की आ जाती है। लेकिन आज अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों एक आईनी अदारे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी से ऑपरेट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी से ऑपरेट होता है। बीजेपी की हुकूमत जब आती है तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है कि आप किसी तरीके से हमारा साथ दें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये बात इनकार कर देते हैं और मोदी को ग्रीन चिट नहीं देते और ये कहते हैं कि मैं आपके साथ धांधली में बिल्कुल भी शरीक नहीं होगा। इसके बाद अशोक लवासा जो है वो रिजाइन दे देते हैं। Lavasa has submitted his resignation to President Ramnath Kovind and has requested to be relieved on August 31st. और 2 साल के अंदर जो है अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आज के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरबराही नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बाकायदा सबसे पहले अपोजिशन पार्टी के लोग जो सरबराह होते हैं, इसके बाद सदर और इसके बाद वजीर आजम और यहाँ मिलकर सब लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
के सरबराह को लगाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा है, इसके ऊपर जो है आयन की प्रॉपर शिकनी की गई। जब पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत टूट जाती है और 3 महीने के बाद जो है एक नए इलेक्शन का दौर होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आयन की हलफबर्दारी करते हैं और आयन को तोड़ देते हैं और आयन को रोंदते हुए चले जाते हैं और इसके बाद ये कहते हैं कि मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। और इसके बाद जब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हायर किया था, तो लोगों ने पूछा कि आपने इसको क्यों हायर किया है। इमरान खान का बयान यह था कि मुझे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, एक्स आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा था और बाद में पता चला कि ये जो शख्स है ये नवाज शरीफ का बहुत पिट्ठू है, यानी ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। इसके बाद जो है सिकंदर राजा सुल्तान के ऊपर बहुत ज्यादा धांधली के इल्जाम लगाए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि इस बार जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनी है वो सिकंदर राजा सुल्तान के थ्रू बनी है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे बयानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बयानिया क्या लेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया के अंदर बयानिया को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तान के बयानिया को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म, आप ये समझे कि मुसलमानों को रोनते हैं लोग। कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? हो गए हैं दादा, सोचते रहोगे कब तक समाज को बांटते रहोगे। जो बीजेपी हुकूमत है वो ये मानती है कि हमने एक भी शख्स को, मुसलमानों को टिकट नहीं देनी, वोट नहीं देना, हमने जितने भी लोगों को देना हिंदुओं को देना है। आज से 5 साल पहले इंडिया में जब इलेक्शन हुए तो पुलवामा का एक वाकया होता है और पुलवामा के वाकये के ऊपर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और इसके बाद बार बार ये तारीफ की जाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में होती है और सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आर्मी के लोगों को मार दिया जाता है और नरेंद्र मोदी इसके बाद ये दावा करता है और लोगों को ये बार बार कहता है कि मैंने देखें पुलवामा मामले में पाकिस्तान आर्मी को कैसे तिगनी के नाच नचाए। लेकिन इसके बाद जो वोट कास्ट किया जाता है वो अब स्पेशली इंडिया के अंदर अब मजहब कार्ड खेला जा रहा है। मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। अब की बार जो नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कैंपेन चला रहे हैं, वो मजहब कार्ड खेल रहे हैं, वो बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, वो बार बार अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने किस तरीके से देखे बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद करके जो है एक अलग से राम मंदिर बनाया और एज ए डिक्टेटरशिप के तौर पे ये बार बार ये बात बता रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, आप मुझे वोट दें। लेकिन आज पाकिस्तान का बयान बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो क्या नारा लगाते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम नून ये नारा लगाती है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यानी वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि धांधली ना हो, आज से कुछ साल पहले। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने एक स्लोगन जारी किया कि बूट को इज्जत दो, यानी यहां से बूट से मुराद एस्टेब्लिशमेंट। और अगर हम पीपल पार्टी की बात करें, पीपल पार्टी का हमेशा से एक एजेंडा होता है रोटी कपड़ा और मकान, और यानी ये स्लोगन जारी किए जाते हैं। लेकिन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो जरदारी से जब एक सवाल पूछा कि आप बार बार एक बयानिया कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दे देंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दे देंगे, क्या ये आपको रियल में लगता है कि क्या आप सच बात कह रहे हैं? तो बिलावल भुट्टो का बड़ा तंजिया बयान था और वो बयान ये था कि क्या हम ख्वाब देखना छोड़ दें, यानी हम झूठे बयानिए, झूठे प्रोपेगेंडे बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मजहब कार्ड खेला जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे ऐसे स्लोगन दिए जाते हैं और बाकायदा जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू होते हैं। यानी अगर अब इमरान खान की बात करें, इमरान खान का बयानिया जो था इस वक्त बहुत प्रमोट हुआ और सबसे ज्यादा लोग इमरान खान को इसी वजह से डले कि इमरान खान ने जो एक मरूसी सियासत थी वो खत्म कर दी। लेकिन आज बड़ी हैरानगी की बात है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो जमशेद दस्ती उनके पास जो है ब्रश और पॉलिश लेके जाते हैं और क्या है सब लोगों को दिखा रहे होते हैं। इस बार पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर बार बार एक ये नारा लगाया जाता है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यानी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। लेकिन अगर हम नाज़रीन मीडिया की बात करें, मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के दिनों में जो सबसे ज्यादा साइबर अटैक किए वो मीडिया के ऊपर किए हैं। मीडिया के ऊपर कोई भी शख्स जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। एक चैनल जो एनडीटीवी था, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू की तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे एलिगेशन उन चैनल के मालिकान पे लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने भी अपनी आवाज को बंद कर लिया और सारा दिन सारी रात नरेंद्र मोदी के नगमे जाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी को भगवान माना जाता है, नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और ये बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अगले जो है हमारे भगवान है। यानी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लोगों के सामने दिखाई जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो मुल्क के हालात हैं वो इंडिया के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जब मीडिया को दिखाएंगे तो मीडिया सिर्फ एक ही बात दिखाएगा और सारा दिन और रात नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी की तारीफ, और इसके बाद बीजेपी की हुकूमत ने ये कारकर्दगी दिखाई, ये कारकर्दगी दिखाई। लेकिन बात यहां पे खत्म हो जाती है, बात इतनी आसानी से खत्म हो जाती है कि अगर हम दूसरे मीडिया की बात करें, इंडियन लोगों से बात करें, वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक नाम लगाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया इदारों को, सेल्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पे बहुत बार चैनल्स को बैन किया जाता है, जैसे जियो न्यूज़ को बैन किया गया, ARY न्यूज़ को बैन किया। यानी पाकिस्तान के अंदर जो चैनल हैं, आप देखते ही बता सकते हैं कि ये चैनल किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है।
पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे ARY न्यूज़ को पहले माना जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करता है, जियो जो है वो नवाज शरीफ को कंट्रोल करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशली मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है वो आवाज़ बिल्कुल ही बंद कर दी जाएगी। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हो गई है कि ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इनको बंद कर दिया जाए। इसकी रीज़न क्या बताई गई? इसकी रीज़न ये बताई गई कि जितने भी लोग हैं वो फौज को गालियाँ निकालते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं। इस वजह से जो है इन पाकिस्तान में जो स्पेशली जो है जितने भी ये जो नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सियासतदान किस तरह अपने ज़मीर को बेचते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक स्लोगन बड़ा मशहूर है, वो है लोटा। यानी कोई भी शख्स दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो उसका नाम लोटे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक बड़ा फेमस स्लोगन है, मोदी वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर के थ्रू जो है मोदी जो है सबको साफ कर देता है। अगर कोई भी शख्स अपोजिशन का नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है तो नरेंद्र मोदी इंटेलिजेंस के थ्रू इतने ज़्यादा केसेस, इतने ज़्यादा एलिगेशन लगा देते हैं, इसके बाद वो शख्स हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है और ये कहता है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करता हूँ, मेरे जो है जितने भी मेरे ऊपर एलिगेशन केस है उसको खत्म कर दिया जाए। ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जितने मुकदमे चल रहे हैं वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। और इसके बाद बाकायदा तौर पे जो है केसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो इसके बाद बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने बहुत ज़्यादा MNA और MPO को पैसे दिए और ये कहा है कि आप अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ दें और हम आपको बदले में ये देंगे। और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी वायरल होती है कि किस शख्स ने कितने करोड़ पैसे लिए। और इमरान खान बार बार ये बात कह रहे थे कि लोग जो हैं लोटे जो है उनको हमने वोट नहीं देना। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो इस बार लोटे बने थे उनकी इस माशरे में तो इज्जत है ही नहीं, लोग उनको बाकायदा हक़ारत की नज़र से देखते और वोट नहीं देते। लेकिन इंडिया के अंदर भी यही सेम स्ट्रेटजी है। जब इंडिया के अंदर लोग जो है सियासतदान जो बिकते हैं, इसके बाद बाकायदा तौर पे इंडिया के अंदर भी लोग वो मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी को कोई ज्वाइन कर लेता है तो उनकी इज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पावर की, पावर किस तरीके से ली जाती है इंडिया के अंदर, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ, किस तरीके से एक डिक्टेटरशिप जो है डिक्टेटर बना हुआ है। कोई भी शख्स अगर बहुत ज़्यादा काम करता है उस शख्स को किस तरीके से दबाया जाएगा, ये बीजेपी की हुकूमत ने साबित किया है कि हम इस शख्स को कैसे दबाएंगे। जब नरेंद्र मोदी को इस बात का पता चला कि दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल है वो केजरीवाल का है, तो मोदी हुकूमत ने एक बिल पास करवाया और इस बिल पास के थ्रू जो दिल्ली हुकूमत के जितने भी पावर थी वो सारी की सारी खत्म कर दी। मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होकर भी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बिल जो है वो PDM हुकूमत ने पास करवाए। और जो पहला बिल पास करवाया वो बिल पास करवाया कि हम EVM के थ्रू जो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू, हम बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन PDM की हुकूमत ये बात समझती थी कि जितना आसान काम बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन में धांधली करना है, इतना आसान काम EVM में नहीं है। EVM में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसके बाद आप इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन आज सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब बड़े सगीर के अंदर आज़ाद हुए थे दो कौम, तो मुल्क पाकिस्तान और इंडिया आज भी तारीख उठा के देख लें, ये वही लोग हैं, ये वही कौमें हैं, वही शख्स हैं, हर जगह पे वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सियासतदान हैं वो हर बार जो है सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन पैसे की खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं। तो होपफुली नाज़रीन आज आपको दोनों का कंपेयर समझ आया होगा किस तरीके से जो है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो सियासतदान है, अपने ज़मीर को बेचते हैं और किस तरीके से दोनों मुल्कों में हुकूमत कायम हुई है डेमोक्रेसी के नाम पर। और ये सबसे तारीख का आप ये समझे कि बहुत बड़ा मजाक है। तो होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।